ठीक है, अर्थात गांधी जी का आरंभिक नाम भाई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? क्या भाई औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो राधा चरण गोस्वामी है, मुक्तिबोध है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है, या राम कुमार वर्मा है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, इसके भाई रचनाकार राम कुमार वर्मा रहेंगे। ठीक है, और ये एकांकी है। ठीक है, और इनकी अन्य एकांकी है, काफी महत्वपूर्ण है भाई, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी ताई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग। ठीक है, रूप रंग है, ऋतुराज, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, इंद्रधनुष आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण एकांकी है राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या बोलूं, क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्ध कथानक, या मेरा जीवन वृत्तांत? तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध कथानक। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई ये बनारसी दास जैन की है ये अर्ध कथानक, और 1641 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये ब्रज भाषा में, किसमें है? ब्रज भाषा में है भाई ये। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। जो बनारसी दास कृत अर्ध कथानक है ये कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में है ये। ठीक है, और भाई क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेगी भाई। मेरा आगे है, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है, और मेरा जीवन प्रवाह ये योगी हरि की है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, और ये दोनों आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनकी और भी आलोचनात्मक कृति है, और आलोचना विधा के पिवायकों की भी मैंने एक क्लास दी है, तो उसको भी आप जाके देख लेना, आपके काफी सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे भी। इनके और है रामविलास शर्मा जी के आलोचनात्मक, प्रेमचंद्र 1941 में प्रकाशित हुई इनकी प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 की है भाई। निराला की साहित्य साधना एक इनकी जीवनी है, इसमें 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। निराला की साहित्य साधना 2, इसमें आलोचना है, ये 1972 में प्रकाशित हुई। निराला की साहित्य साधना 3, इसमें पत्राचार संग्रह एवं वृद्ध भूमिका है, ये 1976 में प्रकाशित हुई थी भी। और ये राम विलास शर्मा जी की ही आलोचनात्मक कृतियां हैं। और एक और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण आलोचना लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है? ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारे किसका उपन्यास है? ये उषा प्रेमदा का। 3 क्वेश्चन हमारे यहीं पे होते हैं। तो इसकी नायिका कौन है? तो देवकी है, प्रिया है, सुषमा है, या मीरा है? तो 55 खंबे लाल दीवारे जो 1961 में प्रकाशित उपन्यास है, ठीक है, इसकी एक ही नायिका प्रधान है। कौन है भाई? वो सुषमा, एक ही नायिका है, उसका नाम है सुषमा। और ये प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुचर्चित उपन्यास है उषा प्रेमदा जी का। और इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न कुंठा कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। और इनके अन्य उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है उषा प्रेमदा जी के। कौन कौन से? एक तो है रुकोगी नहीं राधिका, काफी बार पेपर में पूछा गया है, और 1967 में प्रकाशित है। शेष यात्रा 1984 में प्रकाशित है। अंतर्वर्षी 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। भय कबीर उदास ये 2007 में प्रकाशित है। और नदी ये 2013 में प्रकाशित उपन्यास है भाई। ठीक है, उषा प्रेमदा जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, ये हमें बताना है। हत्या, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात। तो हत्या भी विष्णु प्रभाकर का नाटक है, डॉक्टर भी है, नवप्रभात भी है, लेकिन अंधी गली ये विष्णु प्रभाकर जी का
नाटक नहीं है, बल्कि ये किसका है, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क, सॉरी एकांकी है ये, नाटक नहीं एकांकी है, अंधी गली भाई। और विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन से, एक तो हत्या के बाद, डॉक्टर, नवभारत, अब और नहीं। ठीक है, अब और नहीं इन्हीं का काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई, अब और नहीं, अब और नहीं, श्वेत श्वेत कवन कमल भाई, युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश। ठीक है, ये सभी विष्णु प्रभाकर जी के काफी महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करना, क्योंकि मुझे पता चल सकता है भाई आपको क्लास कैसी लगती है या नहीं। तो प्लीज आप जरूर से जरूर बताएं आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है, जो मुक्तिबोध जी थे इनकी जो प्रतिबंधित पुस्तक थी उसका क्या नाम था। तो क्या नाम था ये देखते हैं। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, या सतह से उठता आदमी, या भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो भाई भारतीय इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक थी भाई। और भाई इतिहास और संस्कृति जो है ये मुक्तिबोध जी की पुस्तक है। इस पुस्तक पर नैतिकता तथा भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगा था। क्या था भाई, क्या आरोप लगा था इस पुस्तक पर, भाई ये नैतिकता तथा भद्रता, नैतिकता और भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगा था। भाई ये नैतिकता और भद्रता के विरुद्ध पुस्तक थी, इसलिए ये प्रतिबंधित हो गई थी। और मुक्तिबोध की अन्य कृतियां थी, जो मुक्तिबोध जैन की अन्य कृतियां है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है ये रही, कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, और नई कविता का आत्म संघर्ष। ये मुक्तिबोध जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सतह से उठता आदमी भी उनकी ही कृति है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है। क्या भाई वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है, ये हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का, लाला भगवान दीन का, राधा कृष्ण दास का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है। जो हितोपदेश है इसका भाषा अनुवाद किसने किया, ये हमें बताना है। तो पद्माकर ने, सेनापति ने, श्रीपति ने, या बोधा ने। तो भाई हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर जी ने किया है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। और पद्माकर जी ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। ठीक है, जो भाई उदाजी थे इनके अनुरोध पर किया था हितोपदेश का अनुवाद। और ये कहाँ के थे, ये भाई सिंधिया के सरदार थे। ठीक है, और इनका क्या नाम था, दौलत राव भी था, और उदाजी इनको कहते थे। और इनकी पद्माकर जी की काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। हिम्मत, जो पेपर में पूछी जाती है, हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, वीरदावली और कली से, ये सभी पद्माकर जी की रचनाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता उसे क्या कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहते हैं, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऊपर है ऑप्शन,
देखते हैं क्या कहते हैं उसको भाई। आत्मकथा कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। तो भाई इसको आत्मकथा कहते हैं। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि जो संस्मरण है ये स्मृतियों के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान होता है। उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। अगला क्वेश्चन 110वां। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? जो प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये क्या एक निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन हैं? तो शियाराम शरण गुप्त है, रामविलास शर्मा है, रामदर्श मिश्र है या जगदीश चतुर्वेदी है? तो रामविलास शर्मा जी रहेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक में। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली? और भाई 1 मिनट रुको, रामविलास शर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट। रामविलास शर्मा जी की रचनाएं आस्था और सौंदर्य 1961 में प्रकाशित है। परंपरा का मूल्यांकन ये है 1981 में प्रकाशित। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य ये 1984 में प्रकाशित है। और इनकी एक और रचना है भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में प्रकाशित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? या भाई किस रचनाकार की भाषा जो है परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा क्या थी? परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा, ठीक है, दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में है? तो जो अमीर खुसरो जी है इनकी पहेली और मुकरिया किस भाषा में, ये हमें बतानी है। तो खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में या ब्रज में? तो भाई अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया खड़ी बोली में है। भाई ठीक है, क्या है? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या? काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो अबुल हसन। क्या है भाई? अबुल हसन है। ठीक है। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है भाई। और अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो जी कहे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो ईश्वरी प्रसाद जी हैं इन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, महाकवि और कवियों में राजकुमार की संज्ञा अमीर खुसरो को किसने दी है? तो ईश्वरी प्रसाद ने दी है। किसने दी है भाई? ईश्वरी प्रसाद ने दी है। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घिरे नामक संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो इनमें से हमें ऐसे रचनाकार बताने हैं जिनकी जो कहानियां हैं वो बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। तो ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या कृष्णा सोबती या प्रेम चंद्र? उसी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कृष्णा सोबती जी की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में क्या है? संकलित है। और बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में प्रकाशित संग्रह है भाई। और जो ममता कालिया है इनकी है सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं ममता कालिया की भी। अगला क्वेश्चन है
महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला था? यामा के लिए, गीत पर्व के लिए, आत्मिकता या नीलांबर? तो भाई यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यामा का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था और 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा और सप्तपर्णा। जो निहार है इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ, रश्मि का 1932 में, नीरजा का 1935 में भाई, ठीक है, सांदे गीत का 1936 में, सांदे गीत का 1936 में भाई, देवशिखा का 1942 में और सप्तपर्णा का 1960 में भी, ठीक है। और यामा का कब बताया मैंने? 1940 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? ठीक है, नीचे रीतिकालीन कवि दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ठीक है भाई, तो पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी लाल? तो बिहारी लाल ने भाई लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। ठीक है, बिहारी की पहचान आप सभी को पता है, मुक्तक काव्य के कारण होती है। और ये भाई, और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। ठीक है, कौन सी है? बिहारी सतसई है। तो भाई रीति सिद्ध में होती है, इनकी रीति मुक्त में नहीं होती है, रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत होती है, जिसमें और जो इनकी रचना बिहारी सतसई, इसमें भी 719 दोहे हैं और जो रत्नाकर जी हैं इनके अनुसार 713 दोहे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक और भाई, जो शुक्ल जी है इन्होंने, जो बिहारी जी है, इनके दोहों को भाई क्या कहा है? तो रस के छोटे छोटे छींटे का ये ध्यान रखना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे का, ये पेपर में पूछे जाने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? क्या भी चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? ये हमें बताना। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, श्रीकांत वर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना रहेगी। यह चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसका काव्य संग्रह है? ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध का ही काव्य संग्रह है भाई। और मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियां है, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा, जो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुई थी भाई। भूरी भूरी खाक धूल इनकी रचना काफी महत्वपूर्ण 1980 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी चर्चित कविताएं काफी है भाई, जो काफी महत्वपूर्ण, वही बताती हूँ। अंधेरे में इनकी काफी महत्वपूर्ण कविता है। ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं, कविताएं हैं। और भूल गलती, ये काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं मुक्तिबोध जी की। और जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है, इन्होंने मुक्तिबोध का काव्य संग्रह जो चांद का मुंह टेढ़ा है, उसको क्या कहा है? एक बड़े कलाकार की स्केच बुक। क्या कहा है? एक बड़े कलाकार की क्या कहा भाई? स्केच बुक कहा है। ठीक है, स्केच बुक लगता है, ये कहा है इन्होंने। ठीक है, अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। 117वां, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा ऐसा काव्य जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। जो पद्मावत है भाई, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है भाई। ठीक है, और जायसी के काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। तो पद्मावत हो गया, एक अखरावट है, पेपर में पूछे जाते हैं इनके ग्रंथ। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा भी इनकी रचना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनके। कहरनामा भी इनकी है।
मसलनामा भी इनकी है रचना, और कन्हावत ये भी इनकी ही रचनाएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है। उर्वशी किसके, रामधारी सिंह दिनकर के, कामायनी जयशंकर प्रसाद के, रामचरितमानस तुलसीदास की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है। ठीक है, भ्रमर गीत के नाम से सूरदास जो है, इनके काव्य को किसने संपादित किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो भ्रमर गीत नाम से सूरदास के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया है। और शुक्ल जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियां ठीक है कौन कौन सी है, गोस्वामी तुलसीदास 1923 में प्रकाशित हुई भई है, जायसी ग्रंथावली 1924 में प्रकाशित हुई, भ्रमर गीत सार 1925 में प्रकाशित इनकी है भाई आलोचनात्मक कृति। और रस मीमांसा काफी बार पेपर में पूछी जाती है, इनकी ये रचना 1949 में प्रकाशित हुई है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रधारा किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। जो चित्रधारा है ये किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। देखो जो चित्रधारा उसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा। हमें ये बताना कौन से कवि की कृति है ये, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी या जयशंकर प्रसाद। तो जो चित्रधारा है ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में है भाई। ठीक है, प्रथम कृति है ब्रज भाषा की, आपको ध्यान रखना है। और ब्रज भाषा की कविता प्रसाद जी किस नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य कौन सा है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी, इनका पहला खड़ी बोली में काव्य संग्रह है कानन कुसुम, कानन कुसुम भाई। तथा प्रसाद की अंतिम रचना है कामायनी। ठीक है, 1935 में प्रकाशित हुई थी। और कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित है, काव्य संग्रह है भैया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना। बब्रुवाहन मैं काफी बार बताती हूँ आपको सभी की रचनाएं 1911 में, कानन कुसुम अभी मैंने आपको बताया है 1913 में भाई। महाराणा का महत्व, महत्व 1914 ईस्वी में। ठीक है, हारना 1900, झरना 1918 में। लहर 1933 में। कामायनी 1935 की रचना है। ठीक है, आंसू 1925 की, अशोक की चिंता 1928 ईस्वी की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के लेखक कौन है। जो रस सिद्धांत है इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी रहेंगे। रस सिद्धांत के लेखक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र जी रहेंगे। और भाई रस संप्रदाय से संबंधित अन्य रचना व रचनाकार मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लेना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज आपको एक ही बार में बता रही हूँ। बार बार मैं देख लूंगी, अगर आपको रिकॉल करवाना होगा तो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखो नाट्य शास्त्र, ठीक है, किसका है, भरत, आचार्य भरत जी का है, भरत मुनि का। काव्य मीमांसा, जो काव्य मीमांसा है ये आचार्य राजशेखर जी की है रचना। रस संबंधित रचनाएं हैं सभी। हृदय दर्पण, जो हृदय दर्पण है ये किसकी रचना है, भट्टनायक जी की रचना रहेगी। और भाई साहित्य दर्पण, जो साहित्य दर्पण है ये भी आचार्य विश्वनाथ जी की है। किसकी है, आचार्य विश्वनाथ जी की है। रसिक प्रिया, जो रसिक प्रिया रचना है ये केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की रहेगी। रस रहस्य,
कुलपति मिश्र जी की रचना रहेगी। भाव विलास देव जी की रचना रहेगी। अभिनव भारती अभिनव गुप्त जी की रचना है। रस संबंधी रचनाएं हैं भाई ये सभी। और काव्य प्रकाश, जो काव्य प्रकाश है ये मम्मट जी की रचना है। ठीक है। और रस मीमांसा अभी हमने देखी है, पीछे मैंने आपको बताया है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है। रस विमर्श, जो रस विमर्श है ये राममूर्ति त्रिपाठी जी की रचना रहेगी। काव्य दर्पण, जो काव्य दर्पण है ये रामदहीन मिश्र जी की रचना है। किसकी है? रामदहीन मिश्र जी की रचना रहेगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? ठीक है। तो किस ग्रंथ की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने? अर्जुन, द्वापर, यशोधरा, झनकार। तो यशोधरा नामक रचना की है। यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है। वो मैथिली शरण गुप्त ने प्रकाशित जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। और ये क्या है? एक गीति नाट्य है। क्या है भाई? ये एक गीति नाट्य शैली की रचना है भाई। और इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदास स्थिति का क्या है? वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है। इसकी एक पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, वो है भाई, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। तो ये काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है भाई यशोधरा की। और गुप्त जी ने जो साकेत है, ठीक है, जो साकेत की रचना है 1931 ईस्वी में की। और ये क्या है? एक महाकाव्य है साकेत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साकेत पर ही मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला है। और गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैथिली शरण गुप्त जी है, इन्होंने अपना साहित्यिक गुरु किसको माना? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही माना है। और भाई इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत भारती, हुंकार, द्वापर, जयद्रथवध और रंग में भंग। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा? तो घनानंद, पद्माकर, मीरा या रहीम? तो भाई घनानंद को, ठीक है, घनानंद को रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। ठीक है। और क्या कहा, कैसे कहा? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बात कही है। ठीक है, घनानंद के विषय में कंप्लीट वाक्य में आपको बता रही हूँ। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में कहा है। ठीक है। घनानंद की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुनायश, इश्कलता काफी बार पेपर में पूछी जाती है, वियोग वेली, ठीक है, और रस केली वल्ली। ये घनानंद जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और 1936 में ये प्रकाशित हुई थी भाई। और इसका आधार क्या है? जो राम की शक्ति पूजा है, इसका आधार कौन सा ग्रंथ है? तो बांग्ला का कीर्तिवास रामायण। ठीक है, राम की शक्ति पूजा का भाई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो निराला जी है, ये बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी के में काफी थी भाई। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी थे
निराला जी। फिर निराला कृत जो स्रोत स्मृति है, इसको भाई हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। कल या परसों की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निराला जी की अनामिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता और परिमल। जो अनामिका है इसका प्रकाशन 1923 में हुआ, तुलसीदास का 1938 में हुआ, बेला का 1946 में हुआ, कुकुरमुत्ता का 1942 में हुआ, परिमल है इसका 1930 में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो जयशंकर प्रसाद जी का ऐसा कौन सा काव्य है जो स्मृति काव्य के अंतर्गत आता है? तो देखते हैं कौन सा काव्य है भी ऐसा। चित्रधारा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और आंसू। तो आंसू जो जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है इस स्मृति काव्य के अंतर्गत आता है, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो आंसू है इसमें 133 छंदों का विरह पर्दा स्मृति काव्य है। ठीक है, 133 छंद है भाई इसमें और विरह पर्दा स्मृति काव्य है। और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको भी? आंसू काव्य को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पवनचरियो में किसका वर्णन है? जो पवनचरियो है इसमें किसका वर्णन है ये हमें बताना। तो शिव का, सीता का, भरत का, राम का। पवनचरियो में भाई राम का वर्णन है। किसका है? राम का वर्णन है। और पवनचरियो स्वयंभू की रचना है। किसकी है भाई? स्वयंभू की रचना रहेगी। और इसे पद्य चरित्र या जन रामायण भी कहा जाता है। जो पवनचरियो है इसको पद्य चरित्र या जन रामायण भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और पवनचरियो की भाषा क्या है? अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है। और भाई स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पवनचरियो में 5 कांड है। कितने हैं भाई? 5 कांड है। कौन कौन से कांड है ये लिख सकते हो आप, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। एक तो विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड भाई एक है उत्तर कांड। ठीक है, ये 5 कांड है भाई। ठीक है, पवनचरियो में। ठीक है, और ये क्या है? एक जन रामायण भी कहा जाता है इसको। और इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। किसमें? पवनचरियो में। ये आपको ध्यान रखना है, राम कथा को जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? जो श्रीधर पाठक है इन्होंने इनमें से कौन सा अनुवाद, जो नीचे 4 रचनाएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है ये हमें बताना है। तो उजड़ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, रस कलश। तो भाई ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। उजड़ग्राम, ठीक है, का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है श्रीधर पाठक ने। ठीक है, श्रीधर पाठक जी द्वारा किए गए अनुवाद हम आपको लिखवाते हैं और आप इनको लिख लेना, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एकांतवासी योगी। क्या है? एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी की ये रचना रहेगी। कब की है भाई? 1886 ईस्वी की ये रचना है। और गोल्डस्मिथ की रचना, ठीक है, गोल्डस्मिथ की रचना हरमिट, जो हरमिट है किसकी रचना? गोल्डस्मिथ की। इसका अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली हिंदी में किया है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में किया है श्रीधर पाठक ने। ठीक है, हरमिट किसके? गोल्डस्मिथ की रचना है। और हरमिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से 1886 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद इसका किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उजड़ग्राम, ये रहा। ठीक है, 1889 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। और ये गोल्डस्मिथ के डेजर्ट
विलेज का, ठीक है, डेजर्ट विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद है। ये भी गोल्डस्मिथ की ही रचना है, डेजर्ट विलेज, ठीक है, ये ब्रज भाषा में अनुवाद है इसका। फिर है शांत पथिक, ठीक है, ये 1902 में प्रकाशित हुई वही इनकी रचना। ये भी गोल्डस्मिथ के ट्रेवलर जो इनकी रचना है गोल्डस्मिथ की, ठीक है, ट्रेवलर का शांत पथिक नाम से खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है, 1902 ईस्वी में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127वां। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हमने बताना है। तो देखते हैं, जगदीश दे रखा है, इसका सही विकल्प बताना है। ज प्लस में गदीश, जगद प्लस में ईस, या जग प्लस में दीस, या जगत प्लस में ईस। तो जगत प्लस में ईस बिल्कुल ठीक संधि विच्छेद वाला विकल्प है। इनका आप सभी को पता है, और ये क्या है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का है, और ये क्या है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रिय प्रवास जो है ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित है, और इसमें कितने हैं, 17 सर्ग है। कितने हैं, 17 सर्ग है, और कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है। और जो उपाध्याय जी है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी है, इनकी और एक और रचना है पारिजात, ठीक है, इसमें 15 सर्ग है भाई, ठीक है, इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। और इनकी एक और रचना है वैदेही वनवास, 1941 में ये प्रकाशित है, और इसमें भी 18 सर्ग है वैदेही वनवास में। और इसमें क्या है, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है वे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। देखते हैं, तत्त प्लस में टीका, ठीक है, तो देखते हैं टीका, 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 या तकीफा। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पथिक किसका काव्य संग्रह है? जो पथिक है किसका काव्य संग्रह है? तो रामनरेश त्रिपाठी का, जगदीश चतुर्वेदी जी का, विद्या निवास मिश्र जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का। जो पथिक है ये रामनरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह रहेगा, और 1920 ईस्वी में प्रकाशित है ये पथिक, ठीक है, काव्य संग्रह रामनरेश त्रिपाठी का। रामनरेश त्रिपाठी जी के अन्य रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। मिलन पथिक, मानसी सोपन, ठीक है, मिलन पथिक तो ये हो गया, मिलन पथिक, मानसी सोपन, ठीक है। मिलन का प्रकाशन 1918, पथिक का 1920 बताया मैंने अभी आपको, मानसी का 1927, और सोपन का 1929 में। और जो सोपन है इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। जो सोपन है भाई, इस रचना पर रामनरेश त्रिपाठी जी को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प कौन सा? भाई जिसमें संकेत किया गया हो, तो कौन सा है इसमें? राम जाकर पढ़ाई करो, नहीं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, नहीं। कृपा सभी बैठ जाए, नहीं। दीपक का घर उधर है, तो इसमें संकेत किया गया दीपक के घर की तरफ, तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो संकेत वाचक वाक्य है भाई, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है, तो संकेत वाक्य होता है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। किसका भी विशेषण के भेद का सही विकल्प है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या भाई, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं? 200, ध्यान रखना, 200 दे रखा है,
200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये सर्वनामिक विशेषण है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक। भाई संख्या की बात की गई, 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित, और एक नहीं भाई, 2 ही भेद होते हैं संख्यावाचक, एक निश्चित एक अनिश्चित। अगला क्वेश्चन है कजरोटा। जो कजरोटा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? कजरोटा, ठीक है, जो कजरोटा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ओटा, आटा, कज या टा। तो भाई ओटा क्या है? इसमें प्रत्यय रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा है, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा है, व्यंजना है। तो भाई ये इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ये कभी उपसर्ग से बने विकल्प का सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो निरंजन, दिखावा, प्रतिकूल या अतिरेक। ठीक है, तो जो दिखावा है, दिखावा, ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। ठीक है, पहचानते हैं। क्या उसे परीक्षा की तैयारी कर ली है? तो क्वेश्चन मार्क है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है भाई। आगे है दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, तो और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य हमारा रहेगा। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावीर एडी मिडत जाए। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशोक्ति अलंकार है, विभावना है, विरोधाभास है या भाई भ्रांतिमान है। तो इसमें भाई भ्रांतिमान अलंकार रहेगा। ठीक है, क्या है? भ्रांतिमान अलंकार इस पंक्ति में रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो उजड़ना शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उ, उजड़, उज या ना। तो उ उपसर्ग इसमें रहेगा। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, वो हमें बताना। तो मंत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। तो मंत्री, रुलाई और शांति ये तो जातिवाचक संज्ञा के विकल्प है। जो बी है ये जातिवाचक संज्ञा का विकल्प बिल्कुल नहीं है। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। 40वां क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। तो भाई सी आंसर ठीक रहेगा, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या शब्द है? चातक, यानी चातक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। वनप्रिय, सारण, पपीहा और स्वाति भक्त। तो जो वनप्रिय है ये चातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अभी कोयल का पर्यायवाची शब्द है वनप्रिय। और कोयल के अन्य पर्यायवाची शब्द है कोकिला, ठीक है, सारिका, काकपाली, बसंत दूत। ये कोयल के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ठीक है, और चातक, सारण, पपीहा, स्वाभिभक्त ये सभी क्या है? वनप्रिय के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। और इसके साथ साथ एक और है इनका मेघ जीवन।
आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द हमें बताना है कौन सा है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए तो वो क्या होता है? अगम्य, अमर, अक्षम्य या अजर। तो जिसे बुढ़ापा कभी ना आए वो अजर कहलाता है। ठीक है, एकार्थी शब्द क्या होगा? अजर। अगम्य किसको कहते हैं? अगम्य जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, वो क्या होता है? अगम्य। अमर जो कभी न मरे। अक्षम्य जो समायोग्य न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष, वक्रोक्ति है, रूपक है या यमक है? तो भाई इसमें क्या है? रूपक अलंकार होगा। अंबर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें भाई रूपक अलंकार होगा। और रूपक अलंकार होता क्या है? जिसमें उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद हो, उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो मिश्र वाक्य है वो हमें पहचानना है। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। आगे देखते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या है? मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो इनमें से सब में से भी ए ऑप्शन अपना मिश्र वाक्य का रहेगा। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। भाई नीचे एक वाक्य दिया गया, उसका सही भेद हमें बताना है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक है या संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और है और क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सुरेश विद्यालय जाता है, ठीक है, मन लगाकर पढ़ता और मन लगाकर पढ़ता है, तो इस संयुक्त वाक्य रहेगा। भाई संयुक्त वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों को का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयोजक अवयव क्या होते हैं? जैसे और, जैसे, तैसे, ठीक है, आदि इत्यादि, ये सभी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला विकल्प है। शब्द युग्म दे रखा, उसका सही अर्थ वाला विकल्प है वो बताना है। अग और अघ, ठीक है, अग और अघ, तो इसका सही विकल्प वाला वाक्य हमें बताना है। अग आगे पीछे, आग अंधेरा, आदत उपकार, पर्वत या पाप। तो अग क्या होता है? पर्वत होता है और अघ पाप होता है, अध्यय पाप होता है। तो देखो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। कर्मधारय समास हमें बताना है। ठीक है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल देखते हैं। कमल का चरण नहीं भाई, चरण कमल बताना है। चरण के समान कमल, आगे देखते हैं, कमल के समान चरण या चरण का कमल। तो भाई कमल के समान चरण, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चरण कमल में क्या है? चरण के समान चरण, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कर्मधारय समास जिस समास में के समासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे लालमणि, अधपका, चंद्रबदन, विद्युत वेग इत्यादि में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किसका भी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो देखो तुम, हमारे, वे, ये है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही अर्थ हो, तो भाई बी बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था
जब मैंने ये आपको करवाया था पिछली से पिछली क्लास में, शायद ये आया था, जब मैंने तीनों ही आपको बताए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, ये तीनों पुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तम में जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, हम, मुझे, मुझको, ये किसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है, ये हमें बताना है। तो चढ़ान, बैठा, कमसीन या ठकुराई। क्या प्रत्यय, वो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो भाई जो कमसीन है, जो कमसीन है, ये सही नहीं है प्रत्यय का विकल्प। ठीक है, और बिल्कुल सारे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द हमें बताना है। उद्यमी, व्यवसाय, आलसी, मेहनती या वित्त। तो उद्यमी का विलोम हमें बताना है, तो आलसी होगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है वे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ठीक है, लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ हमें बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। क्या भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ हमें बताना है। तो देखते हैं। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला देखते हैं। मन चाहे बात हो जाना नहीं, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहां सगुणों का आदर नहीं, बिल्कुल गलत है। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होते, ये भी गलत है। तो आंसर अपना ए बिल्कुल सही है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ है अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, ये इसकी बिल्कुल उचित लोकोक्ति का अर्थ है भाई। अगला क्वेश्चन है 152वां। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। फिर लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। अपनी टांग उधारिये आप ही मरिए लाज। क्या भाई, अपनी टांग उघारिये आप ही मरिए लाज। तो इसका सही लोकोक्ति का क्या हमें अर्थ बताना है। अपना दोस्त स्वयं को दिखाई नहीं देता, नहीं। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, नहीं। छल की कमाई यूं ही समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है, ये बिल्कुल सही है। अपनी टांग उघारिये आप ही मारिए लाज। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा। जो भोजपुरी बोली है, ठीक है, इसका नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है, ये हमें आंसर बताना है इसका। तो भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़। तो भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है। ठीक है, और जो इसका क्या है, उसके बारे में क्या कुछ है। जो राजा भोज के वंशजों ने मलराज की स्थापना की, इसका केंद्र शाहबाद बना, बाद में भोजपुर केंद्र बनाया गया। भोजपुरी को मलिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो भोजपुरी बोली है भाई, इसको मलिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी की उपबोलियां में मेदसी, थारू, सखिया, सोनपारी आदि प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो पश्चिमी पहाड़ी है, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी। तो पश्चिमी पहाड़ी भाई पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से विकसित है। किससे है भाई, खस अपभ्रंश से विकसित है। अगर जो भी बच्चा ये डिटेल क्लास देखना चाहता है, ठीक है, उपभाषा की, तो मैंने मेरे चैनल पर करवा रखी है। ठीक है, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, सॉरी क्रमबद्ध अध्ययन नाम से क्लासे है, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मैंने नोट्स के माध्यम से वो अच्छी प्रकार से करवा रखी है, और मेरे हस्तलिखित नोट है वहां पर, तो आप जाके क्लासे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। ठीक है, नीचे भी
4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से किसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे हम? मसनवी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दखनी या हिंदुस्तानी? तो भाई जो मसनवी शैली है इसको हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, क्योंकि मसनवी शैली फारसी भाषा की शैली है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है, और मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग। क्या तात्पर्य है? काव्य लिखने का ढंग। और जो आज मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की है, थ्योरी क्लास ही हिंदी साहित्य का विकास, उसमें ये आई हुई है भाई मसनवी शैली। ठीक है, तो क्या है इसका? काव्य लिखने का ढंग, और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, मसनवी शैली में क्या है? 4 चरण होते हैं। एक ईश्वर की वंदना, दूसरी पैगंबर की स्तुति, तीसरी है साहिब वक्त यानी तत्कालीन भाषा की प्रशंसा, और आत्म परिचय। ये मसनवी शैली के 4 अंग माने गए, यानी 4 चरण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? क्या भी? अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। तो कौन सा इसमें रस है भाई, ये हमें बताना है। अद्भुत रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, या भक्ति रस है? देखो भाई, भयानक की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, विभत्स रस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं, और भक्ति रस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो अद्भुत रस यहाँ पर होगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और भाई, और अद्भुत रस होता क्या है? तो क्या होता है? किसी असाधारण अलौकिक वस्तु, घटना या व्यक्ति को देखकर हृदय में स्थित विस्मय का भाव अद्भुत रस की सृष्टि करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है वो हमें बताना। सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया। अभिधा, लक्षणा, प्रयोजन, प्रजामति लक्षणा या व्यंजना? तो भाई इसमें जो व्यंजना शब्द शक्ति का ये उदाहरण है। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ठीक है, लोकोक्ति दे रखी है, उसका सही अर्थ वो बताना हमें। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। क्या भी? होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। तो किसी से विश्वस्तता पूर्ण मांगना नहीं, ऊपर से भला बनकर धोखा देना बिल्कुल नहीं, प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। क्या भी? होनहार बीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभा क्या है? बचपन से ही दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूषा नागरी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? विभावना है, रूपक है, संदेह है, या भ्रांतिमान है? तो अभी हमने पीछे भी देखा था, इसमें रूपक अलंकार होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का अर्थ चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाव न फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है, देखते हैं। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। आगे देखते हैं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता, बिल्कुल गलत है। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, नहीं भी। घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी है, नहीं। अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जाके पावना फटी विभाई, सो क्या जाने पीर पर आए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या 26 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 2006 में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था, जबकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का अर्थ पूछा भाई, सर पर कफन बांधना,
ठीक है। सर पर कफन बांधना, बहुत लज्जित होना नहीं, सेखी करना नहीं, संकट से बचना नहीं भाई, बलिदान के लिए तैयार होना। तो ए डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बलिदान के लिए तैयार होना। ठीक है। और भाई जो बहुत लज्जित होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? घड़ों पानी पड़ना। क्या है? घड़ों पानी पड़ना, सेखी करना, झूठी प्रशंसा करना, ठीक है, संकट से बचना, बाल बाल बचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। फिर मुहावरा है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना। 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना नहीं, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। आगे देखते ऊपर ऊपरी बात करना नहीं, किसी धुन पर अड़े रहना नहीं। ठीक है। 2 से 4 बनाने का अर्थ, मुहावरे का सही अर्थ है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? जो नागरी लिपि है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो नंदी देवीय लिपि, देवलिपि, देवीय लिपि या नंदी नागरी लिपि। तो नंदी नागरी लिपि नाम से भी नागरी लिपि को जाना जाता है भाई। और नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और नागरी लिपि सॉरी भाई, नागरी लिपि की स्थापना मैंने कब बताई? 1975 ईस्वी में बताई है। और कहाँ पे? नई दिल्ली में हुई थी। और नंदनी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। क्या है? दक्षिणी शैली, आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग रही हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये नंदी नागरी लिपि क्या है? शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुई हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिण शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो गई। अंधियारा मिटाना, अंधियारा मिटाना का क्या अर्थ होगा? अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना नहीं, भेद का पता लगना नहीं, हंसी उड़ाना नहीं। अंधियारा मिटाने का अर्थ होगा अज्ञान समाप्त होना। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। और जो मुहावरा शब्द है मूलतः अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है। जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना। क्या होता है? अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। क्या भाई? इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, विप्सा है या पुनरोक्ति है? तो इसमें विप्सा अलंकार है। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। विप्सा अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पे आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। क्या है? दोहराना ही क्या है? विप्सा अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, करते हैं भाई। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। क्या भी ना? राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सूधी भूले गई, कटरे की रही पल के टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है भाई, ये हमें बताना है। हास्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है या करुण रस है? तो भाई इस पंक्ति में श्रृंगार रस है भाई। क्या है? श्रृंगार रस है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और श्रृंगार रस कहाँ पे होता है? जहां पर नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को ही क्या है? श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान रखना भाई आपको ये। अगला क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है इसको कैसे लिखते हैं हम? दाई से बाई ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या बाई से दाई ओर? तो भाई देवनागरी लिपि को हम बाई से दाई ओर लिखते हैं ना। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
ये दाएं से बाई ओर, बाई से दाई ओर, सॉरी बाई से दाई ओर लिखते हैं हम। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देवनागरी लिपि का विकास 10वीं सदी में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग कहाँ से हुआ था? गुजरात राज्य में मिलता है। और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट, जो जयभट्ट थे, इनके एक शिलालेख में मिलता है, में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य किससे है? अभिधा मूलक भाषा से है। किससे है? अभिधा मूलक भाषा से है भी। ठीक है, और क्या होती है अभिधा मूलक भाषा? जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का अर्थ बाध कराने वाली शब्द शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या शब्द शक्ति कहलाती है? हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? तो देखो, ये मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में भी करवाया था, शायद दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको ये सारा बताया था। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय आर्य भाषा समूह। ठीक है, देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही 1100 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक मध्यकालीन। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो भाई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से अब तक क्या है? आधुनिक भाषा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जो प्राचीन आर्य भाषा है, ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति 2000 से 800 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आधुनिक आर्य भाषा मैंने बताया 1000 ईसा पूर्व से अब तक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, एक भाई अवतरण दे रखा है, इसको पढ़कर हमें सही क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में 2 अवतरण पूछे जाएंगे, एक तो गद्य का और एक काव्य का। ठीक है, तो आपको जब हम हिंदी व्याकरण वाली, जैसे क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो इसमें आपको गद्यांश से मिलेंगे, काव्यांश से मिलेंगे, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, और पत्रकारिता के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक है, तो गद्य देखते हैं, पढ़ते हैं। नाव गर्व से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है, और पानी उसका जयकार करता हुआ उसे अपने हाथों पर उठाए रहता है, किंतु जब नाव डूबती है तो अपने ही छोटे से छेद के कारण, जो धीरे धीरे कब हो गया वह जान ही नहीं पाती, और छेद हो जाने पर वही पानी उसे खींच कर डुबो देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण, जिसे उसने मामूली सा समझा कर अनदेखा कर दिया था। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन सजग होकर इस बात पर दृष्टि दौड़ाते रहे कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने कल को कायर और निकम्मे लोग याद करके पछताते रहते हैं। जहां हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है। जो कुछ और जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था, उससे कहीं बेहतर करने का संकल्प और प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? गद्यांश था। अब हम इसके पास क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। देखते हैं, अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए। हमें एक अनुच्छेद पढ़ा हमने, और उसके अनुसार हमें क्या
संकल्प करना चाहिए, जहां थे वहीं रहना चाहिए, नहीं भाई पहले से बेहतर काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद के अनुसार हमने अभी पिछली लाइनों में पढ़ा है, पहले से बेहतर काम करना चाहिए, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं? तो क्या करते हैं कायर और निकम्मे लोग? पछताते हैं, सबसे छिपाते हैं, लोगों को बताते हैं, सुधरते हैं, तो पछताते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दिए गए अनुच्छेद का स्टिक शीर्षक क्या लिखिए। क्या लिखना है स्टिक शीर्षक, ये हमें बता। नदी की लहरें, सफलता का रहस्य, पराजित व्यक्ति, नाव का छेद। तो भाई 173 का अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सफलता का रहस्य इसका स्टिक शीर्षक होना चाहिए अनुच्छेद का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है? ठीक है, जो अनुच्छेद है ये हमने पढ़ा, और इसके अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है? अपनी गलती को अनदेखा करना, दूसरों की नकल करना, सदा सती काम करना, या गलती को सुधारना। तो 174वें का अर्थ आंसर है ए, अपनी गलती को अनदेखा करना। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संकल्प समानार्थी शब्द है? संकल्प का कौन सा समानार्थी शब्द है, ये हमें बताना है। तो उद्देश्य, कार्य, कोशिश या प्रयत्न। तो भाई संकल्प का कौन सा समानार्थी शब्द है? उद्देश्य। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उद्देश्य इरादा, इच्छा शक्ति, कामना शक्ति, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, व्रत इत्यादि, ये सभी संकल्प के ही समानार्थी शब्द है। स्टार्ट करते हैं 176वें क्वेश्चन से। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक था। ठीक है, जब कबीरदास थे, ठीक है, कबीरदास जी थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये हमें बताना है। शाहजहां, तुगलक, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिजली। तो भाई कबीरदास जी के समय में दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे भाई? सूफी, फकीर, शेख, तक्की। ठीक है, ये थे भी मुसलमानों के अकॉर्डिंग कबीर जी के गुरु। ठीक है, और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। ठीक है, जो सूफी शेख तकी जी है, ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। और कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य, क्या नाम था? धर्मदास। ठीक है, उन्होंने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था भाई। और बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं 3 भाग? क्रमेणी, शब्द, शब्द और साखी, ये 3 भाग है भाई। ठीक है, बीजक के, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? तो वैष्णव भक्ति के भाई प्रथम आचार्य कौन रहेंगे, ये आपको बताना है। तो भाई मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, या भाई वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य रहेंगे। और वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था भाई। और वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो भाई भागवत महापुराण माना जाता है। कौन सा? भागवत महापुराण माना जाता है। और रामानुजाचार्य ने, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। मध्वाचार्य ने भी किसकी की थी? द्वैतवाद की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी? स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो ग्रिएशन है, इन्होंने तुलसीदास को क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ठीक है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और नाभादास ने क्या कहा है तुलसीदास को भाई? ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि। क्या कहा है? कलिकाल का
वाल्मीकि। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? अभी तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने क्या कहा है तुलसीदास को? मानस का हंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापसी किसकी कहानी है? जो वापसी है ये किसकी कहानी है? देखो, एक तो वापसी कौन सी विधा की है? कहानी विधा से है। और किसकी है ये? मैत्री पुष्पा, शिवानी, ममता कालिया, उषा प्रेमदा। तो वापसी कहानी उषा प्रेमदा की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। वापसी उषा प्रेमदा की कहानी है। और इनके अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। जिंदगी और गुलाब, जिंदगी और गुलाब, वसंत आ गया, वसंत आया, एक कोई दूसरा, और है कितना बड़ा झूठ। ये सभी उषा प्रेमदा जी की कहानी संग्रह रहेगी। अगला क्वेश्चन है इत्येलम, यह किसकी रचना है? जो इत्येलम है ये किसकी रचना है? ठीक है, काव्य संग्रह है भाई ये। इत्येलम क्या है? काव्य संग्रह है। हमें बताना है किसका है। नागार्जुन का, अज्ञे का, निराला का, मुक्ति बोध का। तो इत्येलम काव्य संग्रह अज्ञे जी का रहेगा। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और अन्य इनके काव्य संग्रह है भगन दूत, चिंता, हरी घास पर संभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, और आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि काव्य संग्रह है भी अज्ञे जी के। अगला क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो कबीरा खड़ा बाजार में ये भी विषम साहनी जी का क्या है? नाटक है। एक है नाटक विधा से है भी। और विषम साहनी के अन्य साहित्यिक नाटक है, देखते हैं। ये साहित्यिक नाटक के अंतर्गत आएगा। हानुस काफी महत्वपूर्ण नाटक विधा से है भाई ये विषम साहनी जी का। माधवी, मुआवजे, ठीक है, रंग दे बसंती चोला, और आलमगीर, ये विषम साहनी की अन्य प्रमुख नाटक कृतियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? निर्मला है, गोदान है, सेवा सदन है, सह और मात। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, ये राजेंद्र यादव जी का है। किसका है? राजेंद्र यादव जी का रहेगा सह और मात। और इनके अन्य है भाई उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है राजेंद्र यादव का, प्रेत बोलते हैं। उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग, उल्टा, एक इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, तथा मंत्रबिद्ध, मंत्रबिद्ध, ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है। और निर्मला, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, प्रेमाश्रम आदि सभी प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उदंड मार्तंड रहेगा। और ये 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो ये भाई 30 मई को ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो बंगदूत पत्र है इसके संपादक थे राजा राममोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है? तो तय वर्ण के बाद आता है भाई। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने आदिकाल की संज्ञा दी है हिंदी के आरंभिक काल को? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है भाई।
मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को भाई आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। क्या कहा भाई? वीर काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा भाई? राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। ठीक है। और ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी रहेंगे निशा निमंत्रण के रचयिता। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, बंगाल का काल, एकांत संगीत, क्या बोला मैंने? एकांत संगीत, खादी के फूल, सतरंगनी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? जो संत है इन्होंने नारी को किस रूप में देखा? तो भाई कर्कशा, कामनी, मुक्तिदायिनी या शक्तिदायिनी। तो भाई संतों ने नारी को कामनी के रूप में देखा है। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप है इसकी क्या की है? आलोचना भी की है। ठीक है। और संतों द्वारा नारी का उल्लेख मुख्यतः नारी निंदा, आत्मा परमात्मा के प्रेम मिलन एवं विरह के प्रतीक के रूप में भी किया गया है। और नारी निंदा विषयक प्रसंग में किसे भाई? नारी को, ठीक है, जो नारी निंदा विषयक प्रसंग है उसमें नारी को माया तथा वासना का प्रतीक मानते हुए उसे सर्वदा मुक्त रहने का परामर्श दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है। तो क्या है दार्शनिक चिंतन? एकेश्वरवादी, शुद्धद्वैतवादी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी? तो भाई कबीरदास का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवादी है। क्या है? अद्वैतवादी रहेगा। ठीक है। और जो कबीरदास है ये निर्गुण धारा के संत कवियों में एक भक्त कवि और साधक थे भाई। ठीक है, एक भक्त कवि और साधक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है भाई। ठीक है। और कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो किसका है देखते हैं भाई, किसका है? जयदेव, विद्यापति, वल्लभाचार्य या चंडीदास? तो विद्यापति जी का रहेगा बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन लिखवा रही हूँ, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। सूर के सिंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है तथा कुछ पदों के भाव तो बिल्कुल मिलते हैं। ये कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की है।
सूरदास जी के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। और सूरदास जी की 3 काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरें। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपांतरित करने वाली कालजयी कृति कौन सी है? तो शिखर से सागर तक, अग्नि सेतु, कलम का मजदूर या आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपांतरित करने वाली कालजयी कृति है। कौन सी भाई? आवारा मसीहा। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर है। और जिस भी बच्चे ने अगर मेरी हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जीवनी विधा से सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पूछने लग रहे हैं भाई। ठीक है, शिखर से सागर तक, जो शिखर से सागर तक जीवनी के रचनाकार कौन है? राजकमल राय है। अग्नि सेतु के कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा है। कमल का मजदूर के कौन है? मदन गोपाल लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है भाई? मूल्यांकन, सौंदर्य उद्घाटन, तत्सत्ता या वैज्ञानिक विवेचना। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता तटस्थता है। क्या समालोचना किसी वस्तु, क्या परिभाषा बनेगी समालोचना की? समालोचना किसी वस्तु विशेष की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। इसमें पाठ अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं अर्थ निगमों की प्रक्रिया शामिल है भाई। ठीक है, और जो हमारा केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस का हिंदी साहित्य का पेपर होने जा रहा है उसमें परिभाषाएं देकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पहले भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। इन पत्रिकाओं में से त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? भाषा, आलोचना, कथाक्रम या कल्पना। तो भाई त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो कल्पना जो है ये त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत नहीं आती, ये द्विमासिक पत्रिका है। कौन सी है? द्विमासिक पत्रिका है। और 1949 ईस्वी में हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन है? क्या भाई कविता को, जो कविता है इसको मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन है? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या रविंद्रनाथ टैगोर है। तो भाई कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी है भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कविता के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कविता ही मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों से के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, कविता के विषय में काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, यह कथन किसका है? क्या भी उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा भाई? ग्रियर्सन का है, मैक्स मुलर का है, वुलर का है या गार्सा द तासी का है? तो ये कथन गार्सा द तासी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास भी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने ही किया था, ये भी आपको ध्यान रखना, ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, और जो गार्सा तासी है, इनकी हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था? काफी बार पेपर में पूछा गया है। इस्तवार दा ला
लिटरेचर त्योर एंदोई हिंदुस्तानी तानी, ठीक है। और इसमें कुल 738 कवि है, जिसमें 72 कवि तो हिंदी के हैं, ओनली 72 कवि हिंदी के हैं 738 में से, और बाकी उर्दू के कवि हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अध खिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अध खिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, गजानन माधव मुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अध खिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। और इनका एक काफी महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, ठेठ हिंदी का ठाठ। काफी बार पूछा गया और काफी महत्वपूर्ण है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जो हरिओद जी हैं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, जो हरिओद जी है, इनको ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को, ठीक है, जो इनका ठेठ हिंदी का ठाठ है, इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को भी। और शेखर एक जीवनी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी की उपन्यास है। और अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये सभी अग्गे जी के उपन्यास रहेंगे भी। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। तो गोल्ड स्मिथ की जो कृति है हर्मिट, ये परसों की क्लास में मैंने सभी अनुवाद आपको करवाए थे। तो कौन सा अनुवाद है? एकांतवासी है, उज्जड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है, इनमें से कोई नहीं। तो गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है भी एकांतवासी योगी। और इसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक जी रहेंगे, श्रीधर पाठक जी हैं। और भाई, और जो गोल्ड स्मिथ जी है, इनकी दो अन्य कृतियां हैं, डेजर्ट विलेज तथा ट्रेवल, ठीक है। और उनका उज्जड़ ग्राम और शांत पथिक शीर्षक से अनुवाद, ठीक है, श्रीधर पाठक जी ने ही किया है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, तो कौन सा है पहला रिपोर्टाज? इसकी भी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप जाकर देख सकते हैं। दम्य जीवन, लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, अल्मोड़े का बाजार। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। और इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, शिवदान सिंह चौहान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह रिपोर्टाज 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था लक्ष्मीपुरा भाई। अगला क्वेश्चन है, अवधी के प्रथम कवि कौन है? जो अवधी भाषा है, इसके प्रथम कवि कौन है, ये हमें बताना है। तो कौन है भाई प्रथम कवि? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, जायसी या तुलसी? तो भाई ये अवधी के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है भाई। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। और चंदायन जो इनकी रचना है, ये अवधी भाषा तथा चौपाई छंद में रचित है भाई। और हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो भाई। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? कुतुबन कवि हैं, इनके गुरु का क्या नाम है? संत बुढ़न, सैयद अशरफ, दामो या मेहंदी बुरहान? तो भाई जो कुतुबन जी है, यहाँ पर भाई नाम गलत लिख रखा, ये मेहंदी बुरहान नहीं आएगा, शेख बुरहान आएगा, ठीक है, शेख बुरहान आएगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो कुतुबन के गुरु है, इनका नाम है शेख बुरहान। क्या नाम था? शेख बुरहान था, ठीक है। और बल्कि ये मेहंदी जो बुरहान है, इसमें गलत दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो भी कुतुबुन है, ये जौनपुर के बादशाह
हुसैन शाह, हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है, और इनकी जो कुतुबन है, इनकी रचना का क्या नाम है, मृगावती है, और काफी महत्वपूर्ण रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। अगला आगे क्वेश्चन है, करुण रस को रसराज किसने कहा है? जो करुण रस है, इसको रसराज किसने कहा है? भवभूति ने, शारदा तन्ने ने, दंडी ने, या भामा ने? तो करुण रस को रसराज किसने कहा है? भाई भवभूति ने कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।